नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम मैथ का टॉपिक लेंगे मिश्रण। इसका हम एक पार्ट करवा चुके हैं, आज पार्ट 2 सेकंड कराएंगे इसका। लेकिन उससे पहले, मिश्रण शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। आज आपका थोड़ा टाइम लेंगे हम, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। देखिए, क्या होता है जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मन में एक उत्साह होता है, एक डर होता है, संशय होता है, जिज्ञासा होती है, बहुत सारी चीजें दिमाग में उथल पुथल मचा कर रखती हैं। लगता है कि अगर हमारी ड्रीम जॉब मिल गई। याद रखना, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने होती है हमारी ड्रीम जॉब। अब वो ड्रीम जॉब सभी के लिए अलग होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, किसी की ड्रीम बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ड्रीम सभी का ड्रीम है भाई। जब हम सोचते हैं कि हमें अगर ड्रीम जॉब मिल गई तो हम इतने खुश होंगे, ये हो जाएगा, हम ये अचीव कर सकेंगे, तो हमारी ड्रीम जॉब के पीछे कुछ ना कुछ हमारे उद्देश्य छिपे होते हैं कि इसके द्वारा मैं ये कर सकता हूं। लेकिन एक मन में डर होता है कि अगर बाई चांस ये नहीं मिली तो, मिल गया तो अच्छी बात, लेकिन नया नहीं मिला तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब स्पेशल हम तैयारी में के दौरान होते हैं तो अगर खुद को समझा लें तो हमारे मिलने जुलने वाले दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी पूछते रहते हैं बार बार कि भाई क्या कर रहे हो, इतने दिन हो गए हैं, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, उसकी नौकरी लग गई है, उसने ये प्राप्त कर लिया है, तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे बीच में अड़चनें आती हैं जो हमें परेशान करती है, विचलित करती है। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आज सिर्फ 2 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जैसा मैं बता चुका हूं, बहुत सारी बातें होती हैं, धीरे धीरे ही समझना है इन चीज़ों को। मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई थी इसके लिए कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखी है तो उसमें भी सीखिए। लेकिन अभी हम 2 पॉइंट कर रहे हैं क्लियर। पहली बात, जब आप ड्रीम जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए 2 चीजें होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में होता है कि ये भी लग जाएगा, ये मुझसे अच्छा है, इसको भी नौकरी मिल जाएगी, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जो चाहे प्राप्त कर लेगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति को हम अंडर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, जिसमें हमें कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हमारे अंदर विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास ना होना। एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इतना होता है कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, करूं कुछ ना करूं, मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो याद रखना, दोनों ही बहुत खतरनाक है। ज्यादातर छात्र इससे ग्रसित होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस से। ज्यादातर छात्र अंडर कॉन्फिडेंस से ग्रसित होते हैं। तो उनका इलाज हो सकता है कि भाई वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस जागृत होना शुरू हो जाता है। अगर उन्हें अच्छा मोटिवेशनल टीचर मिल रहा है तो वो अपने आप उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। लेकिन इसका इलाज आसान है, इसका इलाज बहुत खतरनाक है। इसका इलाज नहीं होता। जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो उसका इलाज बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि छात्र जो है खुद को टीचर से सुपीरियर समझने लगता है। उसके मन में ये आता है कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे तो बगैर पढ़े ही मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, मैं तो अपने क्लास का टॉपर रहा हूं, मैं तो ये जानता हूं, ये जानता हूं। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वाले, क्योंकि उनके मन में जो बैठ चुका उसको बदलना बहुत कठिन होता है। अगर कोई टीचर उनको सही रास्ता दिखाना चाहता है तो उन्हें टीचर बेवकूफ लगता है। तो ऐसी स्थिति का इलाज बहुत कठिन है। याद रखना, पहली चीज, अंडर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, उससे खतरनाक है ओवर कॉन्फिडेंस, और दोनों के बीच में होता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। सॉरी, दोनों के बीच में क्या होता है, इसको हटा देता हूं मैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
यानी जिसे बोलते हैं हम आत्मविश्वास। जितने ये दोनों हमारे ड्रीम जॉब के लिए खतरनाक है, उतना ही ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रीम जॉब के लिए आवश्यक है। खुद पर विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम पहले इसी पर बात करते हैं। खुद पर विश्वास वाली बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना किसी भी स्थिति में। दूसरी बात, अब बात आती है जो हमारी वीडियो को देख रहे, हो सकता है आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हों जो निराश हो चुके हैं। निराश कैसे होते हैं? मैंने ये इसमें ट्राई किया था, नहीं सफलता मिली। मैं 4 बार ट्राई कर चुका हूं, सफलता नहीं मिल रही। अलग अलग जॉब में 5 जॉब ट्राई कर चुका हूं, सफलता नहीं मिल रही। तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। भाई जी देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से। पहली बात तो ये है, पहले तो आपको मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब आपको मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आपको फावला चलाना है, आपको पत्थर तोड़ने हैं। मेहनत का मतलब आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है वो पहले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो हो सकता उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता नेगेटिव आ जाए। तो पहली चीज, अगर आपने अभी तक असफलता देखी है, फेलियर देखा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं खुद से एक सवाल कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ एग्जाम में फेलियर देखा है, आप असफल हुए हो, आपको ड्रीम जॉब नहीं मिल पाई है, तो खुद से एक सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि क्या मैंने अपना 100% दिया? अपने आप से ये सवाल कीजिए। मुझे मत बताइए, अपने परिवार वालों को मत बताइए, अपने दोस्तों को मत बताइए। खुद से सवाल कीजिए, खुद ही जवाब दीजिए कि क्या आपने उस जॉब के लिए जो कि आपकी ड्रीम जॉब है, याद रखना जॉब नहीं है, ड्रीम जॉब है, उसके लिए क्या आपने 100% दिया? तो बहुत सारे कहेंगे जी मैं उसमें थोड़ा और मेहनत कर सकता था। कर सकते थे ना, तो की क्यों नहीं भाई? किसने रोका? आपके परिवार वाले तो ये नहीं कहेंगे भाई छोड़ पढ़ाई, ये कर ले, कोई नहीं कहेगा ना। अगर आप कर सकते थे तो क्यों नहीं किया, ये सोचिए। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपने अपना 100% दिया है? अगर नहीं दिया है तो इस बार सोचिए। अभी आप बाहर नहीं हुए हो कंपटीशन से आपको सिर्फ और सिर्फ आप बाहर कर सकते हो। आपको मैं बाहर नहीं कर सकता, आपका दोस्त या बाहर नहीं कर सकता, आपका दुश्मन बाहर नहीं कर सकता। कंपटीशन से आपको खुद आप ही बाहर कर सकते हो, याद रखना भाई। तो अगर आप अभी कंपटीशन से बाहर नहीं हुए हैं तो मौका है, और मौका है तो अभी आपने 100% नहीं दिया तो नहीं, तो इस बार, अगली बार नहीं, इस बार जो आपके सामने मौका है, इसी मौके पर आप 100% देंगे। अगर इसी मौके पर 100% देंगे तो भाई गारंटी से सफलता मिलेगी। अगर बात अच्छी लगे तो खुद ही मन में ताली बजा लेना। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है, विश्वास आ रहा है, तो मन में ताली बजाइए। कमेंट में भी ताली बजा सकते हो आप चाहे तो, वरना कोई जरूरत नहीं है, मन में जरूर ताली बजाना। इस बार अगर आपने पिछली बार 100% नहीं दिया, इस बार 100% दीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। किस्मत को दोष मत दीजिए, अपने उसको दीजिए कि आपने 90% क्यों दिया, 85% क्यों दिया। क्या कैंडी क्रश खेलना जरूरी था? सोचिए, आपकी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कैंडी क्रश खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, क्रिकेट मैच देखना जरूरी है क्या? आप सोचिए कहां पर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो सोचिए। आपका 100% से 90, 85, 80% क्यों हुआ, वो सोचिए। अगर आपने इस बार 100% दिया, पहली चीज आपको सफलता मिलेगी। फिर बहुत से कहेंगे अगर नहीं मिली तो, आप ये भी कह सकते हो, मुझसे सवाल करोगे क्या गारंटी है कि 100% सफल हो जाए? नहीं मिली तो इसका एक कारण होगा, ध्यान से सुनना भाई। पहला चांस है कि आपको सफलता मिलेगी, जो ज्यादा चांस है। अगर आपने 100% दिया है तो ज्यादा चांस आपको सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिली तो सपोज कीजिए आपकी ड्रीम जॉब के लिए 3500 पोस्ट हैं, ठीक है,
और आप उस 3500 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो इसका मतलब 3500 लोग ऐसे हैं जो 100% दे चुके हैं और आपसे अच्छे थे। अगर बाई चांस नहीं मिली, हालांकि मिलेगी, लेकिन अगर आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिली, तो इसका मतलब कुछ भाई ऐसे हैं जो आपसे अच्छा परफॉर्मेंस देकर वो आपकी ड्रीम जॉब को अचीव कर चुके हैं। तो निराश किसके लिए होना? आप किससे हारे हो? अपने से अच्छे कंपटीटर से। याद रखना, अगर आप 100% नहीं देते तो वो आपको हरा देता जो आपसे कमजोर था। आप किससे हारे हो? जो आपसे ताकतवर है। और जब ताकतवर से हारते हैं तो किस चीज की ग्लानि, किस चीज का दुख? दूसरा है ऑप्शन, दूसरी बॉल आ रही है भाई, दूसरी पे छक्का मारिए। ऐसा थोड़ी है कि आपका कैरियर खत्म हो रहा है। समझ में आया? तो आप पहले 100% दीजिए, गारंटी है आपको नौकरी मिलेगी, आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। इस बार नहीं मिली तो दूसरे चांस में 100% हो जाएगा, पक्का है। क्यों? क्योंकि तब आपकी क्षमता यहां से यहां पहुंच चुकी होगी। क्लियर है? तो पहली चीज जो हमने बताई है वो ये है कि आपको अपना 100% देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, टाइम बर्बाद नहीं करना फालतू की चीजों पर। फालतू की चीजों पर टाइम बर्बाद मत कीजिए। दूसरी एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने कहा था 2 चीज बताऊंगा सिर्फ आज। दूसरी एक चीज और बताऊंगा, सर अपनी कीमत कम मत आको। आप अपनी कीमत खुद जानते हैं, अपनी कीमत को कम मत होने देना। आप बहुत कीमती हो। जितने में आप अपनी कीमत आंकते हो तो आपकी उतनी ही कीमत रह जाती है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि सपोज कीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसकी क्षमता, चलो बेल्ट की नौकरी की ही बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर बनने की है, लेकिन बंदे ने कीमत लगा रखी है अपनी कांस्टेबल बनने की। तो ये कांस्टेबल तो बन जाएगा, लेकिन अपनी कीमत तो कम कर दी। इसकी क्षमता सब इंस्पेक्टर बनने की थी, तो ड्रीम जॉब भी उसी लेवल की बनाइए भाई। हां, कंपटीशन का माहौल है, ड्रीम जॉब इसको रखिए, इस पर भी, इस मौके को भी मत छोड़ना। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, अपना 100% दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी कीमत को कम मत होने दीजिए, अपने आप को कीमती बनाइए हर मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज मोटिवेशन में आज इतना ही काफी है। टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज है मिश्रण का टॉपिक पार्ट 2। तो पहले में हमने बताया कि दूध में पानी मिला रहे हैं, कितना % से कितना हो गया, अनुपात क्या हो गया, उसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। आज हम 2 चीजें मिला रहे हैं, एक सस्ती होगी, एक महंगी होगी। इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। इसमें एक वस्तु होती है सस्ती, एक होती है महंगी। ठीक है, एक बात और याद रखना, पहले महंगी भी लिखी जा सकती है, पहले सस्ती भी लिखी जा सकती है। आप चाहे तो इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह होता है जिस सीरीज में दे रखा उसी सीरीज में लिखना चाहिए। ठीक है, जिस सीरीज में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा उसी में, पहले सस्ती दे रखी है तो पहले सस्ती लिखिए, पहले महंगी दे रखी है तो पहले महंगी को लिखिए। ठीक है, और इसके बीच में मध्य मूल्य, सस्ती और महंगी के यहां बीच में लिखेंगे मध्य मूल्य। याद रखना, ये मध्य मूल्य लिखा जाता है, ये 0% लॉस, 0% प्रॉफिट। ये 0% वाला होता है। 0% का मतलब इसमें 0% प्रॉफिट होता है, 0% लॉस होता है, या इसको ये कह सकते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस, या इसको कह सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस, सीपी, लागत मूल्य। इतने में कहते हैं ना गांव की भाषा में कि भैया इतने में पड़ी, तो कोई चीज कितने में पड़ रही है, यानी कितने की लागत आ रही है, वो सीपी होता है जी, ना लाभ ना हानि। अब इन दोनों को घटाएंगे, इधर लिख देंगे। देखिए, सस्ती को और मध्य को घटाएंगे, यहां पर लिख दिया ए, इसको घटाया, यहां पर मान लिया गया बी। अब देखिए, याद रखना, जो बी है ये महंगी वस्तु से आया है, महंगी और मध्य को घटाने पर आया है, महंगी और मध्य को घटाने पर बी आया है, लेकिन अनुपात बताएगा सस्ती का। ए जो है सस्ती की तरफ से कैलकुलेशन करके आया है, लेकिन अनुपात बताएगा महंगी का। बस ये चीज ध्यान रखना। और याद रखना, मध्य मूल्य क्या होता है? मध्य मूल्य नो प्रॉफिट नो लॉस वाला होता है।
बहुत आसान सवाल होते हैं, लगभग सभी बच्चे जानते हैं इसको, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, एक व्यक्ति 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु और 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 45 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कौन कौन सी मिलानी है भाई? 30 वाली मिलानी है, 65 वाली मिलानी है। सस्ती है 30, महंगी है 65, और मिलाकर क्या करना है? 45। इन दोनों को घटाया 15, इन दोनों को घटाया 20। अब 20 और 15 का अनुपात निकालना है। देखिए 45 और 65 का अंतर 20, इन दोनों को घटाया 15, कितना आ गया भैया? 4:3। 4:3 का अनुपात है, यानी 4 हिस्सा सस्ती के और 3 भाग लेंगे हम महंगी वाली वस्तु के। कोई डाउट नहीं, सिंपल सी चीज है। लेकिन अभी इसमें थोड़े से सवाल बढ़ते चले जाएंगे, और अगर ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आसान है। ओके, सस्ती महंगी किधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने 220 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ एक महंगी चाय 2:1 के अनुपात में मिलाई, जिससे मिश्रण का मूल्य 230 रुपए हो गया। मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 230, यानी कॉस्ट प्राइस 230 पड़ा। तो महंगे वाली चाय का मूल्य कितने रुपए था? तो सस्ते वाली 220, महंगी वाली का मान लिया M ले लिया हमने। ध्यान से सुनना भाई, सस्ती वाली 220 है, महंगी के लिए M ले लिया हमने, ठीक। और पड़ा कितने की? 230 की, जिससे मिश्रण का मूल्य 230 रुपए हो गया। अच्छा जी, अब इन दोनों को घटाएं तो यहां पर कितना आ रहा है? 10। इन दोनों में 10 का अंतर है, ठीक है। और अनुपात आना 2:1 का, तो 2:1 का कब आएगा? जब इधर 20 हो। उसी क्रम में चल रहे हैं, तो इधर 20 हो इधर 10 हो, तभी तो 2:1 का अनुपात आएगा, ठीक है भाई। अब ये 20 का अंतर कब होगा? या तो 210 पर या 250 पर, या तो 210 पर या 250 पर। तो सस्ती वाली तो ये है, ये तो महंगी वाली है, इससे सस्ती थोड़ी है, क्योंकि 220 और 210 को मिलाकर आप 230 नहीं कर सकते। तो इधर महंगी लाएंगे तो कितना आएगा? 250 हो गया भाई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, सवाल बहुत आसान था, फिर से देख सकते हैं आप चाहे। देखिए, एक व्यक्ति ने 220 रुपए किलो वाली चाय को एक महंगी चाय के साथ मिलाया, महंगी का रेट नहीं पता, 2:1 के अनुपात में मिलाया। 2:1 का अनुपात, सस्ती अनुपात महंगी 2:1, जिससे मिश्रण का मूल्य 230 हो गया। अब इसको घटाया तो 10 आया, और अनुपात 2:1 का करना है, तो ये 2:1 करने के लिए इसको 20 करना पड़ेगा। 20 करने के लिए ये 30 और 230 और 20, यानी इधर 250 करना पड़ेगा, 210 नहीं कर सकते। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 48 रुपए प्रति लीटर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब दूध का रेट कितना भैया? 48। उसमें क्या मिलाना? पानी। पानी का रेट 0। भाई जब पानी मिलाएंगे दूध का, तो ट्यूबवेल से मिलाएंगे, नल से मिलाएंगे, अपने घर के सबमर्सिबल से या कहीं से भी मिला लेंगे। ऐसा थोड़ी बिस्लेरी का मिलाएंगे, तो फ्री वाला पानी मिलाएंगे उसमें। 48 रुपए में 0 रुपए वाला पानी मिलाया, और मूल्य कितना हो गया? 40। कितना अंतर आया भाई? इन दोनों में 40 का अंतर और इनमें 8 का अंतर। अनुपात कितना आ गया? 5:1। 8 से इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। 5:1 के अनुपात में दूध और पानी को मिलाना है। 5 हिस्सा दूध होगा, 1 भाग पानी होगा। क्लियर है? ये आसान थे, तीनों एक से सवाल थे, टाइम देने की जरूरत नहीं है इस पर। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 60 लीटर दूध खरीदा, उसमें 15 लीटर पानी मिलाता है, जिससे मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। तो उसने दूध कितने रुपए लीटर खरीदा था? ठीक है, देखिए दूध की मात्रा है 60, पानी की मात्रा है 15, ठीक है। पानी का रेट है 0, ओके, ठीक जी। दूध का रेट है, मिश्रण का मूल्य है 36, पानी का रेट 0, मिश्रण का मूल्य 36। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 36 आएगा, ओके। और दूध का रेट मान लिया M है, M फॉर मिल्क या D फॉर दूध ले सकते हो। इन दोनों को, यानी मिल्क तो जो दूध का रेट है वो 36 से तो ज्यादा होगा ना पक्का, तो M - 36 आएगा। थोड़ा सा समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखिए इसमें 60 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी है, तो ये जो आएगा ये 60 लीटर आएगा, ये 15 लीटर आएगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि ये 4 गुना होगा, इससे पानी से 4 गुना दूध है। तो देखिए 60 लीटर दूध
15 लीटर पानी। तो अगर हम पहले की तरह भी कर सकते थे, यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है 60 लीटर दूध 15 लीटर पानी, यानी दूध पानी से कितने गुना भाई? 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना। अब ये 4:1 आएगा, इसको मैं हटा देता हूं अब यहां से। ठीक है, ये 4:1 आएगा, तो इसका मतलब यहां 4 अनुपात है इधर, तो इधर 1 का अनुपात है। ये 36:4 है, 4:36 है, तो m में से 36 घटाएंगे यानी 9 आना चाहिए, बराबर 9। क्योंकि 4 भाग 36 है तो 1 भाग 9 होगा, तो m में से 36 घटाने पर 9 बचेगा। इसका मतलब m बराबर कितना भैया? 45 रुपए किलो, 45 रुपए लीटर दूध है। थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, फिर से देखते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वैसे क्लियर है, बहुत आसान है। देखिए, दूध 60 लीटर, पानी 15 लीटर, कितना अनुपात? 4:1। ठीक है, दूध पानी का 4:1। अब दूध कितने का रेट है? दूध का रेट पता नहीं कितना है, पानी का रेट 0, मिलाकर कितना हुआ? 36। इन दोनों में कितना आया? 36 का अंतर। इसमें कितना अंतर आना चाहिए ये सोचिए भाई। 4 भाग 36 है तो 1 भाग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और दूध तो इससे महंगा होगा, क्योंकि ये तो पानी मिलने के बाद 36 पड़ रहा है ना, तो पानी मिलने से पहले तो महंगा होगा। तो 36 और 9 का अंतर मतलब मिला दे तो कितना बन गया? 45। आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। अगले सवाल पर देखिए, थोड़े से हमारे जो सवाल होंगे थोड़े से किताबों से थोड़े से हटकर होते हैं। हालांकि बहुत आसान टॉपिक लिया हमने, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो किताब में वो रटने वाले नहीं है कि एक ही पैटर्न पर 15 सवाल दे दिए। हम एक पैटर्न पर 2 सवाल देते हैं, अगला पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं अगले सवाल में। ठीक है, तो उसको ही समझना होता है महत्वपूर्ण। आ जाइए भाई, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल 85 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 90 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। अब मिलानी किया 60 वाली और 85 वाली, और मिश्रण को बेचना 90 पर, तो क्या हम 90 लिख सकते हैं बीच में? नहीं लिख सकते भाई। क्यों? देखिए, 60 वाली और 85 वाली मिलाइए, महंगी और सस्ती और महंगी मिलाइए, 90 के रेट बेच रहे हैं, लेकिन 90 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ है। और मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही कि यहां पर वो रेट लिखा जाता है जिस पर 0% प्रॉफिट 0% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यानी सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य लिखते हैं। ये क्या आ गया? एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो सीपी निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 90 गुणा 100 बटे जितने परसेंट लाभ है 100 में उसको जोड़कर भाग दे दीजिए। 20% है तो 120, 10% है तो 110, 25% है तो 125 से भाग देंगे। तो विक्रय मूल्य में 100 से भाग दिया, 100 जमा लाभ परसेंट करा, आंसर आ गया। वो आप जानते ही हैं सर, इतना तो 20 से 5 बार, ये 6 बार, ये 15 बार 75 आ गया। यानी यहां पर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा भाई? 75 लिखा जाएगा। कितना अंतर आ गया? 15 का, 10 का। इन दोनों में 10 का अंतर, इनमें 15 का अंतर, अनुपात आ गया 2:3। ठीक है, किस अनुपात में मिलाए? तो आंसर है 2:3। ये भी क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 36 रुपए प्रति लीटर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य अर्थात 36 रुपए प्रति लीटर ही बेचने पर 20% का लाभ हो। थोड़ा सा ट्राई कीजिए भाई वीडियो को पॉज करके। ओके, मुझे उम्मीद है आपने सभी ने 100% ठीक किया होगा। आ जाते हैं। दूध का रेट 36 रुपए, पानी का रेट 0, ये रेट की बात चल रही है। मिश्रण को क्रय मूल्य अर्थात 36 रुपए लीटर बेचने पर 20% का लाभ। तो नीचे 36 तो लिख नहीं सकते, तो 36 पर 20% लाभ है, तो 36 गुणा 100 बटे 120 कितना आ गया भैया? 30 का लागत आ रही है। ठीक है, 36 वाला दूध था, 0% वाला पानी, और 30 का आ गया मिश्रण। ठीक है, तो 30 6, अनुपात कितना आ गया भैया? 5:1। 5 भाग दूध 1 भाग पानी होगा, 5 भाग दूध होगा 1 भाग पानी होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 36 रुपए लीटर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं, यानी 60 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, जबकि हमने बताया 5 भाग दूध है, तो 5 भाग है 60 लीटर, तो 1 भाग कितना हो जाएगा? 12 लीटर। तो पानी मिलाना है 12 लीटर भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया ये भी। अगले सवाल पर चलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था ये बहुत आसान चीजें हैं। ओके,
अगले सवाल में, किसी बर्तन में 200 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 40 लीटर निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? इस सवाल को देखिए, बहुत सारे भाई हैं जो इसको क्या करते हैं, रटवा देते हैं। तो रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा समझिए, थोड़ा सा हल्का सा टाइम दीजिए। देखिए, मान लिया हमारे पास एक बर्तन है, ये सोच के चलिए ये पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है। सोचना थोड़ा सा, ठीक है, एक ही फॉर्मूले पर हो जाएगा, लेकिन समझ जाइए भाई। इसमें 200 लीटर दूध है, इसमें से 40 लीटर दूध निकालकर, इसमें से 40 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया। जब इसमें से 40 लीटर दूध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले बचेगा 160 लीटर दूध। फिर तीसरी कंडीशन क्या आएगी? फिर इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें 160 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? पुनः मिश्रण से 40 लीटर निकालकर इतना ही पानी डाला गया। जब दूसरी बार में 40 लीटर निकालेंगे तो इसमें दूध और पानी दोनों मिक्स होकर निकलेंगे भाई। आप इसमें से 40 लीटर दूध नहीं निकाल सकते, 40 लीटर पानी नहीं निकाल सकते, तो इसमें 4 हिस्सा दूध है, 1 हिस्सा पानी है। तो इसका मतलब जो 40 लीटर निकालेंगे उसमें 32 लीटर दूध निकलेगा, 8 लीटर पानी भी तो जाएगा उसके साथ, ठीक है। और यही हमारी कैलकुलेशन को बिगाड़ देता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए, इस सवाल की बात करें तो इसमें 2 चीजें, दूध पानी या कुछ और भी हो सकते हैं। तो ओरिजिनल चीज क्या? दूध है। तो अगर सपोज कीजिए आपसे ओरिजिनल पूछ रहा है, देखिए 2-2 सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, 2-2 तरीके याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम ओरिजिनल को दूध मान लेते हैं, जो बाकी है वो पानी है, ठीक है। तो दूध की मात्रा फिर से लिखता हूं मैं, दूध की मात्रा बराबर, याद रखना ये प्रोसेस करने के बाद जो ओरिजिनल चीज दूध है वो कितना बचेगा, उसके लिए क्या है आपको याद रखनी है, कुल मात्रा गुणा शेष मात्रा बटे फिर कुल मात्रा की पावर n। मतलब आप पहले कुल मात्रा लिखेंगे, फिर शेष बटे कुल लिखेंगे, पावर n। n का मतलब जितनी बार ये प्रोसेस किया गया है। दूध की मात्रा बराबर कुल मात्रा, आप पूरा लिख सकते हैं, गुणा शेष बटे कुल मात्रा की पावर n। अब कुल मात्रा कितनी थी? 200 लीटर, गुणा 40 लीटर निकालने पर शेष कितना बचा? 160 बटे कुल कितनी? 200। और ये काम कितनी बार हुआ? 2 बार, पहले 1 बार किया, फिर 1 बार और किया, तो गुणा 160 बटे 200। अगर 3 बार करते तो 160 बटे 200 करते, ठीक है। अब 200 से 200 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल लो, 8 बार कट गया, कितना हुआ? 144, ठीक है। 144 लीटर दूध बचा हुआ, बाकी पानी है। अगर पानी पूछ रहा है तो 200 में से 144 घटा देंगे, 56 तुरंत आ गया। दूसरा फॉर्मूला याद मत करना, जितने ज्यादा फॉर्मूले उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। समझ में आ गया? बहुत से पानी का अलग करेंगे, दूध का अलग करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल एक याद रखिए, ठीक है। सिंपल बनाइए, जितना सिंपल बना सकते हो सवालों को उतना सिंपल बनाइए। दूध की मात्रा आ गई, इसके बाद क्या रह गया? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा तो टोटल में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी है, 200 और 144 को तो देखते ही घटा देगा कोई भी, ठीक है। तो इसलिए 2 फॉर्मूले याद मत करिए, 2 में कंफ्यूज हो सकते हो आप। दूसरा सवाल, किसी बर्तन में 300 लीटर दूध है, उसमें से 60 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। दूसरी बार में 30 लीटर निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। पहले 60 निकाला, इस बार 30 निकाला, सवाल वैसा ही है, लेकिन संख्याएं बदल गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार 60 निकाले, तीसरी बार 30 निकाल दे। ऐसा भी हो सकता है तीनों बार, पहले 60 निकाला, फिर 50 निकाला, फिर 40 निकाल दिया। अलग अलग भी करा सकता है। तो हर बार अलग हो सकता है, 2 बार एक सा हो सकता है, 1 बार अलग हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ वैसे ही करना है जो अभी हमने बताया। दूध की मात्रा निकालनी है तो कुल मात्रा गुणा शेष। पहले 60 निकाला तो कितना बचा? 240 बटे 300 एक बार में। दूसरी बार में 30 निकाला है तो शेष कितना बचा? 270 बटे 300। क्योंकि हर बार वो 300 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए शेष जब भी निकालेंगे तो 300 में से ही निकालेंगे। जैसे 60 निकाला, 30 निकाला, अगर एक बार 40 और निकाले तो 260 बटे 300 करेंगे। समझ में आ गया ना? अब ये नहीं कहेंगे 240 में से 30 निकाले, क्यों? क्योंकि दोबारा उसको पूरा भरा जा रहा है ना, तो वो कंप्लीट 300 पर ही कैलकुलेशन करनी है। अब इनको निकाल दिया, कितनी बार कट गया? 9 बार। 240 गुणा 9 216, सॉरी 24 गुणा 9 216, 216 लीटर दूध है, बाकी पानी है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? आंसर आ गया, ठीक भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:7 है। दोनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 9:11 हो जाए। अभी तक क्या कर रहे थे हम? दूध में पानी मिला रहे थे या महंगी और सस्ती वस्तु को मिला रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, पहला भी मिश्रण है, दूसरा भी मिश्रण है और तीसरा मिश्रण बनाना है। मिश्रण को मिलाकर मिश्रण बना रहे हैं भाई, थोड़ा सा चेंज हो गया है तो आ जाते हैं। अगर मिश्रण को लेकर मिश्रण बनाए तो यहां दूध और पानी का ही उदाहरण समझते हैं हम। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी पहले जो दे रखा वो दूध है, बाद में पानी है। दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, पहले दूध है बाद में पानी है। तो आप या तो दूध ले लीजिए या पानी ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन आसान बनाने के लिए, क्योंकि एक ही सिस्टम पर चलना आपको, तो दूध को ही ले लीजिए, मतलब पहले वाला जो दे रखा है उसको ले लीजिए। तो पहले क्या दे रखा है, पहले में 4 बटे टोटल कितना है 5, याद रखना है। ऊपर दूध लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे, या ऊपर पानी नीचे टोटल, 1/5 भी लिख सकते हो आप चाहे तो इसको। फिर इसमें पहले में दूध लिया तो इसमें भी दूध लेंगे, 3/10, टोटल 7 और 3 10, 4 और 1 5, और मिलाकर क्या करना 9/20, जो चाहिए वो नीचे लिखेंगे। इतना कर दिया, ठीक है। फिर से देखते हैं भाई, अब हमें करना क्या है कि दूध बटे टोटल, ये सवाल बहुत भाइयों को परेशान करता है। थोड़ा सा ध्यान देखिए, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब होना क्या है, जब ये स्थिति आ जाए तो आपको ये जो संख्या है नीचे वाली, इनको बराबर करना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, रटना कुछ नहीं है, समझ जाओगे बस। 20 10 और 5, इनका एलसीएम क्या 20 है, 20 कर सकते हैं हम। इसको 20 करें, इसको 20 करें, इसको 20 करें, तो इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी 4 की, ऊपर भी नीचे भी। इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी 2 की, और यहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहां भी जरूरत पड़े, बराबर करना बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी हो आपको बराबर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो इसको करा 16/20, 6/20, 9/20, सारे 20 को कैंसिल कर लो। अब हमारे पास बचा हुआ क्या, देखिए 16 6 9, ऊपर 16 बच रहा है, यहाँ 6 बचा 9, घटा दीजिए, अनुपात आ जाएगा भाई। 16 और 9 का अंतर 7, 3:7, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है सर, दूध बटे टोटल। एक बार फिर से करते हैं, इसलिए दूसरी बार कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये प्रॉब्लम है। देखिए इसमें दूध कितना 4, टोटल कितना है 5, इसमें दूध कितना है 3, टोटल कितना है 10, 7 और 3 10, इसमें दूध कितना 9, टोटल कितना है 20। अब हमारे पास 5 10 और 20 का एलसीएम कितना है 20 है भाई। 5 का 10 का 20 का एलसीएम कितना 20 ही है ना, ओके सर। तो 20 करने के लिए इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी 4 की, इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी 2 की, जरूरत यहां पर है ही नहीं 1 की गुणा करने के लिए। तो अब नीचे ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, सारे 20 काट लीजिए नीचे से, नीचे की संख्या को काट देना है। अब 16 और 9, देखिए 16 6 9, ये 3 दूनी 6, ये 9 है, घटाइए 7, घटाइए 3:7। पहले मिश्रण में से 3 भाग लेना, दूसरे में से 7 लेना है, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है ये तरीका, जो अगर आप करें तो ओके। एक और सर, अगला सवाल ऐसा भाई, एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसे सवाल आपकी किताब में जरूर मिलेंगे, जरूर करके देखना, पक्का हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी तरीके को करना, कुछ दिन बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उंगलियों पर हो जाएंगे, ठीक। ये सवाल बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं इसमें। ये आप समझ भी गए होंगे कि हमारे जो हैं, हम शुरुआत में सवालों को इजी लेकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाते हैं। तो हम ये भी सोचते हैं कि उन सवालों पर ज़्यादा गौर किया जाए जो बच्चों को, छात्रों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, ओके। वरना तो बाकी जो पहले सवाल थे उनको तो हर कोई करा ही रहा, बच्चे कर ही रहे हैं, ठीक है। मज़ा तब है जब वो सवाल कराए जाएं जहाँ पर आप अटक रहे हो, जहाँ आपको परेशान कर रहे हैं, परेशानी दूर करनी है हमें। आइए भाई, ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, सूखे अंगूर में 25% पानी होता है। 150 किलो ताजे अंगूरों से कितने सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं? 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो, इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज कीजिए भाई, करके देखिए आप। पहले ये भी देखना कि आप कर सकते हैं या नहीं, दूसरा ये भी देखना कर रहे हो तो कितना टाइम में कर रहे हो, ये भी देखना सर। और कर रहे हो तो 100% हर बार सही आएगा या नहीं आएगा, फिर हमारा तरीका देखना। वीडियो पॉज करके कीजिए, ओके। मुझे उम्मीद है आपने स्किल लिया होगा। इस बार के कमेंट में आप ये जरूर लिखेंगे, एक तो जो मैंने कहा शुरू में ताली बजानी है, और दूसरी बात ये कि
आपका आंसर सही है या गलत है, जरूर बताएं हमें। ओके, एक बात और, जो हमारे सेंटर पर पढ़ते हैं वो भाई इसमें कमेंट ना करें प्लीज़, उनको तो मैं रटवाता रहता हूँ, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल ईजी बना रखी हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। ओके, आ जाइए भाई। देखिए इस सवाल में क्या होता है, ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है। देखिए एक वजन होता है अंगूरों में कुल वजन। अब अंगूरों का जो कुल वजन होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो उसमें होता पानी और एक होता उसका ठोस भाग जिसे गुद्दा बोलते हैं। ठीक है, अंगूर में वजन किसके कारण है, एक उसके ठोस भाग का और एक उसमें पानी का, दो चीज़ों का वजन है। ठीक है, अब होता क्या है जनरली कि हम पानी का कैलकुलेशन देखते हैं और पानी की कैलकुलेशन देखने पर या तो सवाल गलत हो जाता है या होता तो बहुत टाइम ले जाता है। और ऐसा भी होता है कि हमने अगर 4 सवाल किए तो 2 बार गलत होगा, 2 बार सही होगा। ठीक है, हमें 100% सही करना, टाइम भी कम लगाना है। तो आपको ये चीज़ों पर ध्यान रखना, कुल वजन, पानी का वजन और ठोस वजन उसमें। और हमें याद रखना पानी पर कैलकुलेशन नहीं करनी, ठोस पर करनी है। क्यों? क्योंकि ठोस जो है वो कांस्टेंट है। मान लिया उसमें किसी अंगूर में जो ठोस भाग है वो तो उतना का उतना ही रहेगा, उसका पानी उड़ जाएगा। ओके, तो देखते हैं 150 किलो ताजे अंगूर हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ताजे अंगूरों की। ताजे अंगूर हैं 150 किलो, इनमें 80% पानी है, तो ठोस कितना 20% है। 150 का 20% कितना होता है 30 किलोग्राम। इस पर नहीं करनी कैलकुलेशन, याद रखना भाई। इसकी हेल्प हम कहां पर ले रहे हैं, सिर्फ उसमें देखने के लिए कि ठोस भाग कितना, वो पानी ही देगा, आपको ठोस समझना है। कुल वजन 150 किलोग्राम है जिसमें 80% पानी है, तो 20% क्या है ठोस वजन है। 20% 150 का 20% 30 किलोग्राम ठोस वजन है। सूखे अंगूरों में जब अंगूर सूख जाएंगे तो उनका कुल वजन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उड़ जाएगा, पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में पानी उड़ने से अंगूरों का वजन सूख जाएगा, तो वो किशमिश जब रहते हैं तो उसमें वजन कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठोस वजन तो अभी भी उतना ही रहेगा ना, क्योंकि ठोस भाग तो कांस्टेंट है। ओके, और क्या कह रहा है, अब कुल वजन इतना, ठोस वजन इतना, तो कह रहा है सूखे अंगूर में 25% पानी है। इस सूखे अंगूरों के टोटल भाग का 25% पानी है। जब 25% पानी है तो 75% ठोस भाग है। फिर से देखिए, सूखे अंगूर में 25% पानी, पानी 25%, तो ठोस कितना 75%, तो टोटल का 75% बराबर ठोस भाग। 3/4 कर दो इसको। अब 3 और 4 को इधर ले गए, 4/3 आ गया। कितना आ गया भैया 40 किलोग्राम। आंसर आ गया ए। तो सूखने के बाद उनका वजन कितना हो गया 40 किलोग्राम हो गया भाई। ठीक है, आज के चैप्टर में बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।